दोस्तों नमस्कार। मैं दुर्गा प्रसाद। भाई और बहन का रिश्ता हमारे समाज में बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। पर ये रिश्ता यदि अमर्यादित हो जावे तो ये सिर्फ समाज के लिए शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि समाज की बुनियाद हिल जाती है। आज की कहानी ऐसी ही है। कहानी है उत्तर प्रदेश के संभल जिले की। संभल जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है धनारी, और धनारी थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गढ़ा गांव। और इसी गढ़ा गांव में एक तुलसीदास नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। तुलसीदास के परिवार में उनकी पत्नी रमा देवी और 6 बेटे और एक बेटी। बेटी का नाम सुखदेवी, यानी 7 बच्चों में सुखदेवी सबसे छोटी थी, जिसकी उम्र महज 21 साल यानी युवा हो चुकी थी। 21 साल की एज थी। दिखने में बेहद खूबसूरत, ठीक ठाक, समझदार। शिक्षा दीक्षा तो ज्यादा नहीं थी, पर जो घरेलू काम होता है उसमें माहिर थी। माँ के साथ घर के काम में पूरा हाथ बटाती थी और पूरी जिम्मेदारी पूर्वक करती थी। इन्हीं के खानदान का एक दूसरा परिवार इन्हीं के बगल में रहता था, तुलसीदास के, जिनका नाम था बिन्नामी। किसान थे। बिन्नामी के भी 7 बच्चे थे, 4 बेटा और 3 बेटियां। तो जो 4 बेटे थे उनमें से जो सेकंड नंबर का था उसका नाम था बंटी, जिसकी उम्र 22 साल की थी और वो इंटरमीडिएट पास था। तो चूंकि एक ही खानदान के थे, अगल बगल में ही घर था, 7 बच्चे उनको, 7 बच्चे उनको, और साथ में ही सब बड़े हो रहे थे, तो साथ में छोटे भी थे। साथ में खेलना कूदना और जो होता है उठना बैठना खाना पीना सब कुछ चलता था। इसी प्रकार से सभी बच्चे एक साथ में बड़े होते गए। तुलसीदास और बिन्नामी ये दोनों किसान थे और खेती बाड़ी से जो कमाई होती थी उसी कमाई से इनका घर और परिवार चलता था। लोअर मिडिल क्लास परिवार था इनका, यानी अपने स्तर से जी खा रहे थे, वह ऐसा ही चल रहा था। सब अपने स्तर पर खुश थे और ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास भी करते रहते थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि बच्चे छोटे थे, खाने वाले ज्यादा, कमाने वाले अकेले। तो ऐसे में ग्रोथ हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन दोनों के साथ ऐसा ही था, दोनों परिवारों के साथ में। समय धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसी के साथ ये बता दूं कि सभी बच्चे एक दूसरे को जानते थे, एक ही खानदान के थे, साथ में ही पले बढ़े सब लोग। पर सभी बच्चों का जो है आपस में तालमेल अच्छा होता है। पर ध्यान रखिए, जो बच्चे सेम उम्र के होते हैं, यानी हम उम्र के होते हैं, साल 6 महीने का डिस्टेंस होता है, उनमें ज्यादा पटती है। तो जो तुलसीदास की बेटी थी सुखदेवी, और बिन्नामी का जो बेटा था बंटी, तो जैसे बताया कि सुखदेवी 21 साल की थी, बंटी 22 साल का था, तो दोनों लगभग सेम उम्र के थे। तो इन दोनों की बचपन से ही बहुत पड़ती थी, खूब पड़ती थी। साथ में खेलना कूदना, घूमना टहलना सब होता रहता था, और साथ में ही दोनों बड़े होते गए। अब इन लोगों की उम्र 21 साल और 22 साल की हो चुकी थी, जो युवा हो चुके थे। ये दोस्ती जो बचपन की थी ये कंटिन्यू दोनों की आगे बढ़ती रही। अब जो बंटी था, जब उम्र बढ़ी तो सब कुछ जानते हुए जो सुखदेवी थी, सुखदेवी के प्रति इसको एक अट्रैक्शन जैसा हो गया। जो फीलिंग थी, फीलिंग बदल गई, जबकि इसको पता था सुखदेवी रिश्ते में इसकी बहन लगती थी। और ये रिश्ता घर में, परिवार में, समाज में कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता है।
ये रिश्ता कभी भी शादी विवाह तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि हमारे समाज में भाई बहन का रिश्ता, भले वो चचेरी बहन हो, तहेरी बहन हो, लेकिन बहुत ही मर्यादित माना जाता है। ऐसे में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कोई नहीं कर सकता था। ये बात बंटी जानता था, 22 साल का हो चुका था, छोटा बच्चा नहीं था। फिर भी अंदर से वो काफी मनाने का अपने आप को प्रयास करता था, पर जो कहते हैं ना, दिल नहीं मान पा रहा था। वो लगातार सुखदेवी के ही इर्द गिर्द घूमता रहता था और दिलो दिमाग में दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते सुखदेवी ही उसकी नजरों के सामने घूमती रहती थी। जो सुखदेवी थी, यह भी बंटी को बहुत चाहती थी, पर फीलिंग अलग थी। वो घर का लड़का भाई समझकर उसे चाहती थी, पर पसंद वो भी करती थी, पर फीलिंग अलग अलग थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। एक दिन की बात है, बंटी सुखदेवी के घर पर गया हुआ था, तो घर के बाहर एक चारपाई पड़ी हुई थी, उसी पर बैठ गया ये। घर में उस समय सिर्फ सुखदेवी और उसकी मां रमा, जो देवी थी, यही थी। सुखदेवी घर के अंदर अपना जो घर का काम होता है वो कर रही थी, निपटा रही थी। जो मां थी रमा देवी, ये बाहर थी, यानी घर से बाहर। और जब बंटी वहां पहुंचा, चारपाई पर बैठ गया, तो रमा देवी सुखदेवी को आवाज देती हैं, कहती हैं कि सुखदेवी देख, बंटी आया हुआ है। अब ये बात सुनकर सुखदेवी, जो घर के अंदर काम करती थी, काम छोड़कर बाहर आ जाती है और बंटी से हाल खबर पूछती है, और उसके बाद में फिर अंदर जाती है, वहां से कुछ मीठा लाती है, पानी लाती है और बंटी को देती है पीने के लिए। कुछ देर वो बैठा रहता है, सुखदेवी को निहारता रहता है, देखता रहता है। सुखदेवी के अंदर ये फीलिंग तो थी नहीं, जिस प्रकार से ये देख रहा था, जिस फीलिंग के साथ देख रहा था, सुखदेवी आश्चर्य में पड़ जाती है। कुछ देर के बाद में रमा देवी किसी काम से बाहर चली जाती हैं, यानी अपने घर और दरवाजे से बाहर चली जाती हैं। अब वो उस वक्त वहां पर सिर्फ बंटी और सुखदेवी दो ही बचते हैं। अब बंटी के अंदर ये विचार आते हैं कि आज अपने दिल की बात सुखदेवी से बोल देते हैं, लेकिन अंदर जो एक रिश्ता था, उसकी जो मर्यादा थी, परिवार था, समाज था, जो उसके अंदर पहले से घूम रहा था कि इस रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये उसके दिमाग में नाचता रहता है। इसी के साथ साथ सुखदेवी से ये बात बोलेगा वो, तो सुखदेवी क्या सोचेगी, एक्सेप्ट करेगी भी उसकी बात को या नहीं एक्सेप्ट करेगी, ये भ्रम उसके अंदर, द्वंद्व जो होता है वो चलने लगता है। और कुछ देर बैठा रहता है, उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है बोलने की, और उसके बाद में तुरंत बंटी उठ खड़ा होता है और जाने लगता है। जैसे वो जाने लगता है, सुखदेवी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बंटी जा रहे हो, इतनी क्या जल्दी है, बैठो। लेकिन बंटी अपना हाथ छुड़ा लेता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है। और उसी दिन से जो बंटी था, पहले से ही सुखदेवी उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी, अब और ज्यादा जो हलचल होती है अंदर, वो हलचल बढ़ जाती है। अब उसको न नींद आए, न भूख लगे, न प्यास लगे, कुछ भी नहीं, बस सुखदेवी के बारे में सोचता रहे। कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, सुखदेवी बंटी के घर जाती है। बंटी उस वक्त अपने दरवाजे के बाहर ही, यानी घर के बाहर ही एक खाट पर बैठा हुआ था। जैसे सुखदेवी पे उसकी नजर पड़ती है कि सुखदेवी उसके घर आई है, तुरंत उसके अंदर एक जो होता है ना, एक कंपन जैसी होती है, वो चलने लगती है। सुखदेवी बंटी की तरफ देखती है, लेकिन वहां रुकती नहीं है, चुपचाप वहां से सीधा अंदर चली जाती है। अब बंटी का जो बड़ा भाई था, नाम था संदीप। संदीप की शादी हो चुकी थी, तो संदीप की पत्नी घर में थी, तो सुखदेवी की रिश्ते में भाभी लगती थी वो, क्योंकि बंटी
भाई लगता था तो उसका बड़ा भाई भी भाई ही लगता था, तो सुखदेवी को भाभी लगती थी, सीधा उनके पास चली जाती है। अब इधर जो बंटी होता है, ये भी खाट से उठकर घर के पास में जाता है अंदर, और दरवाजे के पास खड़ा होके सुखदेवी को देखता रहता है, उसको निहारता रहता है। अंदर इसके जो द्वंद्व होती है वो लगातार चलती रहती है, परेशान रहता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है। उसके बाद में सुखदेवी घर से बाहर निकलती है और उसके बाद फिर चुपचाप वापस अपने घर चली जाती है। एक दिन बंटी फिर सुखदेवी के घर जाता है। इत्तेफाक से उस दिन उसके घर पर कोई नहीं होता है, सुखदेवी अकेली ही होती है। अब उस दिन उसे यह लगता है कि अब जो दिल की बात है अपने, वो सुखदेवी से बोल ही देना चाहिए, क्योंकि अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। और उसके बाद में बंटी बेझिझक अपने दिल की बात जो है सुखदेवी से बोल देता है। अब ये सुनने के बाद में जो सुखदेवी होती है, ये वाकई में आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। हालांकि जो बंटी का विचार था, फीलिंग थी, बोलचाल का तरीका था, देखने का तरीका था, इसे सुखदेवी देखती थी तो पहले से अब में बहुत परिवर्तन आ चुका था, पर उसके अंदर चल क्या रहा है ये कंफर्म उसको नहीं था। लेकिन अब जब शब्दों में कंफर्म कर दिया तो फिर उसे पता चल गया, वो आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि सुखदेवी के अंदर वो फीलिंग नहीं थी जो बंटी के अंदर थी। अब ये बात बोलने के बाद में, अपने दिल की बात बोलने के बाद में, बंटी वहां से चुपचाप वापस फिर चला जाता है। अब इधर जो सुखदेवी होती है, इसके अंदर भी हलचल तेज हो जाती है, इसके अंदर भी वही विचार आ जाते हैं, समाज का, परिवार का, रिश्ते की मर्यादा का। सुखदेवी भी सोच में पड़ जाती है, करें तो क्या करें। बंटी उसे अच्छा लगता था, बचपन का मित्र था, खानदान का ही था, वो भी चाहती थी अंदर से, लेकिन अब करे तो क्या करे। वही रिश्ता, उसकी मर्यादा, समाज, परिवार, ये लोग इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो कभी समाज में नहीं सुना गया, कभी अपने परिवार में, घर में नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या हो सकता है, क्या होगा उस समय, यही सोचकर सुखदेवी अंदर से कांप जाती है। पर हलचल उसके अंदर भी तेज रहती है। एक तरफ उसका मन करता है कि जवाब दे दे, दूसरी तरफ यह मन करता है कि बंटी के बिना वाकई में जी पाना मुश्किल हो जाएगा। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, जो हाल बंटी का था वही सुखदेवी का हो जाता है। दिन रात ना नींद लगे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, कुछ नहीं। करीब 2 दिन बीत जाते हैं। सुखदेवी एक दिन बंटी के घर फिर पहुंचती है, क्योंकि बंटी जब ये बात बोलकर फिर चला गया, फिर 2-3 दिन बीत गया, वापस नहीं आया, तो इसके अंदर भी बेचैनी होने लगी बंटी को देखने के लिए। तो ये अपने घर से बंटी के घर पहुंचती है। वहां जब जाती है तो जब बंटी पे इसकी नजर पहुंचती है तो ये आश्चर्य में पड़ जाती है। बंटी का चेहरा बिल्कुल सूखा था, निराश था, परेशान था, आंखें लाल लाल थीं। सुखदेवी समझ गई कि ये बहुत ज्यादा परेशान है, सो नहीं पाता होगा, खा नहीं पाता होगा, भूख प्यास नहीं लगती होगी, क्योंकि जैसा आप सुखदेवी के साथ हाल था, वही हाल वो समझ गई कि बंटी के साथ भी हो रहा है। अब करे तो क्या करे, वो वापस चुपचाप घर चली जाती है। अब बंटी और सुखदेवी दोनों के अंदर हलचल तेज रहती है, परेशान रहते हैं। बस वही द्वंद्व उनके अंदर रहता है, समाज का, रिश्ते की मर्यादा का, परिवार का। दोनों ये जानते हैं कि इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक तरफ उसका मन करता है कि बंटी के बिना जी नहीं सकते हैं, बंटी सोचता है सुखदेवी के बिना अब जिंदगी अधूरी है। दूसरी तरफ ये जो द्वंद्व होता है ये सामने आ जाता है। एक मन करता है कि करीब मत जाओ, दूसरा मन करता है कि करीब जाए बगैर चलेगा भी नहीं। इसी उधेड़ बुन में रहते हैं, कई दिन बीत जाता है। पर एक दिन रिश्ते, मर्यादे जो होते हैं वो सब भूल कर सुखदेवी और बंटी आपस में मिल जाते हैं, और उसके बाद में दोनों, वही जो होता है जो नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में हो जाता है।
और उसके बाद में फिर निरंतर इनका जो रिश्ता होता है वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है, ना सुखदेवी के परिवार वालों को, ना बंटी के परिवार वालों को। समय आगे बढ़ता रहता है, पर जैसे कहा गया है कि इस प्रकार का रिश्ता ज्यादा दिन छुप नहीं पाता है, एक ना एक दिन ओपन हो ही जाता है। कुछ दिन के बाद में दोनों परिवार के लोगों को इस रिश्ते की जानकारी हो गई, और जब इस रिश्ते की जानकारी हुई तो दोनों परिवारों में भूलचाल जैसा आ गया, पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रिश्ता भाई बहन का था। ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, शादी विवाह कभी नहीं हो सकती थी। समाज के बीच ये मामला जाएगा तो कहीं परिवार मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति आ जाती है। पर दोनों परिवार के लोग इसको बिल्कुल अपने परिवार के स्तर तक ही मामला रखते हैं, यही सोचते हैं कि बाहर अगर लोगों को पता चल गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अंदर ही परिवार के बीच दबा के रखते हैं। जो सुखदेवी होती है, इसके परिवार के लोग सुखदेवी को समझाते हैं, सारी बातें अच्छाई बुराई जो होती है समझाते हैं, बताते हैं। जो बंटी के परिवार वाले होते हैं वो अपने स्तर से उसे समझाते हैं। अब जो बातें दोनों परिवारों के लोग अपने अपने बच्चे को समझा रहे थे, सुखदेवी को बंटी को, ये तो उन्हें पहले से ही पता था, कोई नई बात नहीं थी। उन्हें पता था इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना समाज एक्सेप्ट करेगा ना परिवार एक्सेप्ट करेगा, फिर भी ये रिश्ता जुड़ चुका था। काफी समझाने बुझाने के बाद ये लोग नहीं मान रहे थे, सुन रहे थे पर मान नहीं रहे थे। रिश्ता आगे बढ़ रहा था, लेकिन दोनों परिवारों का जो प्रेशर होता है दोनों पर निरंतर बढ़ता जा रहा था। दोनों का जीना मुहाल हो गया था, बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन बंटी सुखदेवी से कहता है कि सुखदेवी, अब यहां जी पाना मुश्किल हो जाएगा चैन से, बहुत ज्यादा परेशान किए हुए हैं परिवार के लोग, बहुत ज्यादा प्रेशर है, चलो कहीं भाग चलते हैं। सुखदेवी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ती है, लेकिन वो सहमति दे देती है, और उसके बाद में प्लानिंग करने लगते हैं कि कब किस समय घर से निकलना है, कैसे निकलना है। और उसके बाद में 25 जून को जो है सुखदेवी और बंटी ये घर से फरार हो जाते हैं। दिन में निकलते हैं, शाम हो जाती है, काफी रात हो जाती है। अब परिवार के लोग परेशान, इधर सुखदेवी घर पर नहीं, उधर बंटी घर पर नहीं। दोनों के रिश्ते के बारे में दोनों परिवार के लोग जानते ही थे। लोग समझ गए ये दोनों लोग घर से फरार हो चुके हैं, पर ऐसा रिश्ता था, ऐसा कांड इन लोगों ने किया था कि ये किसी से बोल भी नहीं सकते थे। अगर ढूंढते तलाशते किसी से पूछते तो रिश्ता ओपन हो जाता, जो नहीं चाहते थे वो हो ही जाता, इसीलिए सब खामोश रहते हैं। दूसरे दिन यानी 26 जून की बात है, इन्हीं के गांव का, ये जो गढ़ा गांव था, इसी गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जगपाल यादव उर्फ मुल्ला। ये अपने खेत की तरफ जाता है, यानी दूसरे दिन 26 जून को अपनी खेत की तरफ जाता है। तो वहां पर इसके खेत में गन्ने की फसल लगी हुई थी। उसके करीब जब जाता है तो गन्ने के खेत के अंदर जो सुखदेवी होती है ये और बंटी, ये दोनों गन्ने के खेत में छुपे होते हैं। जगपाल की नजर पड़ जाती है, वो देखता है, पहचान जाता है। वो वापस चुपचाप जो सुखदेवी होती है उसके घर आता है। तो सुखदेवी का एक भाई था जिसका नाम था विनीत उर्फ लाला, इससे बता देता है। अब जैसे विनीत सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बंटी वो दो फरार हो चुके हैं। पर वो कोशिश में ये था कि किसी को पता ना चलने पाए। लेकिन अब गांव के जब जगपाल यादव ये देख लिए तब दिक्कत हो गई। उसे लगा कि जगपाल जो है ये अब गांव में शोर शराबा कर देगा, ये बात ओपन कर देगा, और जिस बात से डरते थे वो बात हो ही जाएगी, इसीलिए डर जाता है। अब जो विनीत होता है ये इसका एक छोटा भाई होता है, किशोरी नाम होता है, उससे बताता है। और उसके बाद में जो जगपाल होते हैं, जगपाल के पास जाता है। अब जगपाल, किशोरी और विनीत ये तीनों मिलकर
ये आपस में जो है चर्चा करते हैं। तो जो जगपाल होता है ये सुझाव देता है। चर्चा क्या करते हैं? वही सामाजिक मर्यादा, इज्जत, इन्हीं सब की चर्चा करता है। तो जगपाल जो होता है इन्हें सुझाव देता है कि अब ले दे के एक ही रास्ता है, क्योंकि घर से भाग चुके हैं, रिश्ता जुड़ चुका है, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, काफी समझा बुझा चुके हो, अब इनको रास्ते से हटा देना ही एक रास्ता हो सकता है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विनीत और किशोरी उसके सुझाव को मान जाते हैं कि हाँ, घर की इज्जत अगर कायम रखनी है तो इन दोनों को हटाना ही पड़ेगा, खत्म करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में विनीत जो जगपाल होता है, जगपाल यादव, इससे सहयोग मांगते हैं कि इस कार्य में तुम सहयोग करो, और बदले में 2.5 लाख रुपया देने का वादा करता है। अब 2.5 लाख रुपए देने का जब वादा करता है तो उस पैसे के लालच में जो जगपाल होता है ये सहमति दे देता है। और उसके बाद में जगपाल गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है शिवराज। शिवराज से मिलता है। वो कुछ इसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, निर्मल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उससे मिलता है, उससे सारी बात बताता है। और जो इसे पैसे मिलने वाले थे, विनीत देने वाला था 2.5 लाख, उसमें कुछ हिस्सा उसे भी देने की बात करता है और इस कार्य में शामिल होने के लिए शिवराज से कहता है। शिवराज तैयार हो जाता है पैसे के लालच में। और उसके बाद में विनीत, किशोरी और शिवराज और जो जगपाल यादव होता है, ये चारों मिलकर प्लान बनाते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि कब, कहां, कैसे इस घटना को अंजाम देना है। क्योंकि अब तो कंफर्म हो चुका था कि सुखदेवी और बंटी को अब नहीं रहना था, ये लोग हटा देंगे। इन लोगों का प्लान जो होता है वो बन जाता है। और उसके बाद में उसी दिन यानी 26 जून को ही रात में करीब 10-11 बजे के आसपास में ये चारों लोग पूरी तैयारी के साथ वहीं जो जगपाल का खेत होता है गन्ने का, वहां पहुंच जाते हैं। वहां सुखदेवी और बंटी होते हैं। ये लोग उसको दबोच लेते हैं, दोनों को दबोचने के बाद उस पे कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ देर में दोनों की सांसें जो है थम जाती हैं। अब उसके बाद में जैसे इस घटना को ये लोग अंजाम देते हैं, सुखदेवी का एक भाई और होता है जिसका नाम होता है कुलदीप उर्फ सूखा। ये वहीं पे पहुंच जाता है। ये इसलिए पहुंचता है क्योंकि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं था और ना ही जानकारी थी। वो पहुंचता है, जो छुट्टा मवेशी होते हैं उनके लिए वहां पहुंचता है, क्योंकि उसी खेत के बगल में, जगपाल के खेत के बगल में उसका भी खेत था। वो मवेशियों को देखने पहुंच गया था वहां पर। अचानक इन लोगों पे नजर पड़ जाती है और इस घटना को अंजाम देते हुए भी वो देख लेता है। और उसके बाद में जैसे इन लोगों की नजर कुलदीप पर पड़ती है और सूखा पर पड़ती है, तुरंत ये लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब जो उसका भाई विनीत होता है, विनीत कुलदीप से कहता है, समझाता है, बुझाता है। जो सुखदेवी और बंटी के बीच में रिश्ता था, इसकी पूरी अच्छाई बुराई बताता है, इज्जत मर्यादा की बात करता है, किसके लिए क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये सारी चीजें बता के उसे जो है कन्विंस करता है, समझाता है। और उसके बाद कुलदीप को वहां से भेज देता है। कुलदीप घर चला जाता है, पर उसके अंदर हलचल चलती रहती है। वो अंदर से टूटता रहता है कुलदीप, क्योंकि उसके हिसाब से ये बहुत गलत हुआ था। क्योंकि जिसको मारे थे एक पड़ोसी का लड़का था जो खानदान का ही था, एक उसकी सगी बहन थी। उसे बहुत खराब लगता है, चुपचाप घर चला जाता है। उसके घर जाने के बाद में चारों लोग मिलकर सुखदेवी और बंटी इन दोनों की बॉडी लेते हैं और ये जो गढ़ा गांव का जंगल इलाका होता है वहां पर लेके जाते हैं। और वहीं पर एक देवराज नाम के व्यक्ति होते हैं, उनका यूकेलिप्टस का बाग होता है। उसी बाग में एक शीशम का पेड़ होता है, उसी शीशम के पेड़ पे दोनों की बॉडी को लटका देते हैं और चुपचाप वहां से वापस चले आते हैं।
अब 26 तारीख घटना है रात को, 27 आती है, बीत जाती है, 28, 29, 30 बीत जाती है। 1 जुलाई की बात है। 1 जुलाई को जो है कुछ बच्चे उसी जंगल इलाके की तरफ खेलने के लिए गए हुए थे। यही जो देवराज का यूकेलिप्टस का बाग था उसी तरफ खेलने गए थे। अचानक बच्चों की नजर इन दोनों की बॉडी पे पड़ती है पेड़ के ऊपर। तुरंत ये बच्चे शोर शराबा करते हैं, भाग के जो है घर आते हैं गांव पर, सारी बात बताते हैं। अब ये बात सुनते ही सब के सब परेशान, जो जहां था वहीं से सीधा वहीं देवराज के यूकेलिप्टस के बाग में उसी शीशम के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। सब देखते हैं दोनों की जो है बॉडी वहीं पर टंगी होती है। सब परेशान हैरान। जो बंटी के परिवार के लोग होते हैं, जब उनको सूचना मिलती है वो भी भागकर वहां पहुंचते हैं, पर सुखदेवी के जो परिवार के लोग होते हैं उनमें से कोई नहीं जाता है। अब जब सब लोग वहां पहुंचते हैं, अपना जो बंटी के परिवार के लोग होते हैं उनमें चीख पुकार मच जाती है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना पाकर जो धनारी थाना के इंचार्ज होते हैं उस वक्त के, वो मय फोर्स कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद में बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं, पब्लिक को वहां से दूर करते हैं और उसको मौके पे ठीक से जब देखते हैं, मुआयना करते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि दोनों ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है, ऐसा लगता है। पुलिस को भी लगता है, जो लोग होते हैं उनको भी ऐसा ही लगता है। पर अब ये समझ जाते हैं कि दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ था, जो रिश्ते थे उनमें कुछ गड़बड़ी थी, यानी समाज विरोधी था, ये समझ जाते हैं सब लोग। लेकिन अब जब दोनों दुनिया में ही नहीं तो फिर क्या करें। अब जो पुलिस होती है वो अपने जो आला अधिकारी होते हैं उनको सूचना देती है। सूचना पाकर जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जब अधिकारी आते हैं, देखते हैं, तो उनको भी लगता है कि ये सुसाइड का मामला है। अब वहां पर जो है पंचनामा वगैरह करने के बाद में और दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें कुछ निकलता नहीं है, तो सभी को लगता है कि बस ये सुसाइड का मामला है और उसके बाद में शिव शांति हो जाते हैं। ये 1 जुलाई की बात है। अब 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई बीत जाती है, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जुलाई को जहां पे इन दोनों की बॉडी मिली थी, यानी देवराज के यूकेलिप्टस के बाग में शीशम के पेड़ पे जहां पे मिली थी, वहां से कुछ ही आगे 7 जुलाई को जो है, जो सुखदेवी का भाई होता है कुलदीप उर्फ सूखा, इसकी बॉडी मिलती है। अब गांव में हड़कंप मच जाता है, सब परेशान, क्योंकि मात्र 1 हफ्ते के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की जो है मौत हो चुकी थी। सब परेशान हो जाते हैं। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है, फिर धनारी थाना की पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस जब निगरान देखती है, ठीक से बॉडी को फिर से नीचे उतारती है, उसको जब बारीकी से मुआयना करते हैं, तब पुलिस को लगता है, क्योंकि जो तीनों के मौत का पैटर्न था सेम था। अब पुलिस को ये लग जाता है कि एक ही हफ्ते के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, ये सामान्य मौत तो नहीं हो सकती है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। पुलिस फिर से जो जिले के आला अधिकारी होते हैं उनको सूचना देते हैं, वो लोग भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जो अधिकारी होते हैं वो भी परेशान, उनको भी लगता है ये सामान्य मौत का मामला नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इसके पीछे। और उसके बाद में कुलदीप के जो बॉडी होती है, पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। परिवार के लोग जो होते हैं सुखदेवी के, वो बताते हैं कि 5-6 दिन से, जिस दिन सुखदेवी और बंटी की बॉडी मिली थी, उसी दिन से, उसके 1 दिन के बाद से ही जो कुलदीप था ये घर से गायब था। पर गांव में बहुत ज्यादा कोहराम मचा हुआ था, बहुत दहशत फैली हुई थी, इसलिए कहीं ये लोग बोल नहीं पाए थे। पर गायब तो 2 ही तारीख से हुआ था, ऐसा सब लोग बताते हैं। और उसके बाद में बंटी के जो पिताजी होते हैं वो तहरीर देते हैं पुलिस को, धनारी पुलिस को, और उन्हीं की तहरीर के बेस पर पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करती है। और इसकी
बारीकी से जांच करना शुरू करती है, पूरे ही सक्रिय तरीके से। जो जिले की पुलिस होती है पूरी तरह सक्रिय हो जाती है और इसकी जांच शुरू हो जाती है, क्योंकि दो बॉडी जब मिली थी सुखदेवी बंटी की तब सुसाइड जैसा लगा था, लेकिन तीसरी बॉडी मिलने के बाद में मामला पेचीदा हो चुका था। ये सामान्य मौत नहीं थी, ये पुलिस को भी लग चुका था, लोगों को भी लग चुका था। अब पुलिस जब जांच पड़ताल में जुड़ी जाती है तो सबसे पहले जो सुखदेवी के परिवार के लोग होते हैं एक एक करके उनसे पूछताछ करती है। सभी से पूछताछ करती, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन बात जब विनीत तक पहुंचती है, विनीत से पूछताछ करने की बारी आती है और किशोरी से। और पुलिस जब इन दोनों से पूछताछ करती है तो जो ये लोग जवाब देते हैं उस जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं होती है, बल्कि इन लोगों के जवाब देने का जो तरीका होता है उससे पुलिस जो है पुलिस को संदेह हो जाता है। उसके बाद में पुलिस को लग जाता है कि बस यही दो हैं, इन दोनों के अंदर ही सारा राज छुपा हुआ है। और उसके बाद में पुलिस विनीत और किशोरी को सीधा हिरासत में लेती है, थाने लेके जाते हैं और वहां पर जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो पुलिस के सामने जो मामला बताते हैं कुलदीप की मौत का वो इस प्रकार से होता है कि 1 तारीख को जब बंटी और सुखदेवी की डेड बॉडी मिल गई थी, उसके दूसरे दिन जो कुलदीप था वो लगातार जो विनीत था और किशोरी इससे बोल रहे थे कि तुम दोनों ने ही मारा है, मैं इस बात को बोल दूंगा। जिसे बताया कि कुलदीप के अंदर जो है ये बात पच नहीं रही थी, अंदर ही अंदर वो टूट रहा था, ये बात बोलता है। तो विनीत और किशोरी को लगता है कि ऐसा ना हो, मामला गर्म है और कुलदीप वाकई में किसी से बोल दे। अगर बोल देगा तो सबके सब पकड़े जाएंगे और जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। ये लोग परेशान हो जाते हैं और उसके बाद में 2 तारीख को विनीत, किशोरी और जगपाल और शिवराज ये चारों लोग कुलदीप को किसी तरह बातचीत करते हैं, मनाते हैं और उसके बाद घुमाने के बहाने वहीं पर लेके जाते हैं जंगल इलाके में। और वहीं पर उसके साथ भी वैसा ही करते हैं जैसा बंटी और सुखदेवी के साथ किए थे। उसकी भी सांसें थम जाती हैं और वहीं एक पेड़ पर जो है उसे भी लटका देते हैं। जो पुलिस की पूछताछ थी विनीत और किशोरी से, उस पूछताछ में जो खुलासा हुआ, इन दोनों ने पुलिस के समक्ष ये बात बताई और इसी के साथ साथ इस पूरी कहानी का खुलासा कर दिया पुलिस के सामने, जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और उसके बाद में इन्हीं के बताए अनुसार पुलिस जो है, जो जगपाल यादव होते हैं इन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है और जो शिवराज होते हैं इन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है और इन चारों को स्थानीय अदालत में पेश करती है और वहां से इन्हें जेल भेज दिया जाता है। जब इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा हुआ और लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो सबके सब हैरान परेशान, खासकर बंटी और सुखदेवी का जो रिश्ता था, इस रिश्ते को लेके एक हिसाब से समाज शर्मसार तो हो ही रहा था, समाज की बुनियाद ही हिल रही थी कि कैसे कैसे लोग हमारे समाज में पैदा हो गए हैं, कैसे कैसे बच्चे पैदा हो गए हैं। लेकिन अब सच्चाई जो थी वो सभी को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो दोस्तों आज की यही कहानी है और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको जानकारी देना है। कहानी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिख के हमें ज़रूर भेजें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।